तो बच्चों कैसे हैं? मस्त हैं। चलिए फिर से हम आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, उसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, ये 3D का क्वेश्चन है। देखिए कहता है इफ द स्ट्रेट लाइन lines x minus 1 upon 2 is equal to y plus 1 upon k is equal to z upon 2, x minus 1 by 2, y plus 1 by k, z by 2। और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ दिया है। आप लोग 3D जानते हैं, दो स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ है और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ है। पहले हम लोग इन दोनों को लिख लेते हैं। लिख लें, क्या करेंगे, गिवेन लिखेंगे। गिवेन एक लाइन का नाम दे दीजिए L1। L1 कितना है हमारा, x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 बाई के इज इक्वल टू z बाई 2। एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म पर लाते हैं, मतलब जैसा ओरिजिनल इक्वेशन होता है वैसा लाइए। अच्छा, इस L1 को हम ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऊपर में माइनस होता है तो यहाँ तो माइनस है ही, x माइनस 1 बाई 2। और यहाँ इस y प्लस 1 को हम चाहें तो y माइनस ऑफ माइनस 1 लिख सकते हैं, नीचे में k। और इस z को चाहे तो हम लोग z माइनस 0 अपॉन 2 लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ हो गया। अब आप लोग बहुत ही समझदार हैं, अब यहाँ से सारा बात जानते हैं कि यहाँ से हम दो चीज़ निकाल सकते हैं, पॉइंट, लाइन पर का पॉइंट। तो ऊपर में, यानी ऊपर में जो माइनस के बाद है वो पॉइंट को शो करेगा। माइनस के बाद कौन है, 1, तो वो हमारा पॉइंट हुआ। माइनस के बाद कौन है, -1, वो हमारा पॉइंट हुआ। माइनस के बाद कौन है, 0, ये हमारा पॉइंट हुआ। लाइन पर का पॉइंट निकल गया। अब लाइन का आप डायरेक्शन रेशियो भी निकाल सकते हैं। 3D में आप लोग जानते हैं कि लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालना है। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो नीचे वाला होता है 2k2, 2k2, लेकिन एक शर्त पर, लाइन का डायरेक्शन रेशियो नीचे वाला तभी होगा जब x, y और z का कोफिशिएंट 1 रहेगा तब। और अगर x, y और z का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो 1 पहले बना लीजिए, और उसके बाद जो नीचे में बनेगा वो हमारा डायरेक्शन रेशियो होगा। तो इस क्वेश्चन में तो हमारा x, y, z का कोफिशिएंट 1 है, तो इसलिए नीचे वाले को हम लोग डायरेक्शन रेशियो कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो हमने पहला लाइन से जो भी हमको निकालना था हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत। अब दूसरे लाइन को पकड़िए। दूसरा लाइन हमारा ये है एंड, हमारा सेकेंड लाइन, उसको L2 मान लीजिए। क्या है हमारा L2, x प्लस 1 अपॉन 2 है, y प्लस 1 अपॉन 2 है, z अपॉन k है। इसको भी थोड़ा ठीक कर लीजिए, ठीक कर लेते हैं। यानी इस L2 को चाहें तो x माइनस ऑफ -1 लिख सकते हैं अपॉन 2, y माइनस ऑफ -1 लिख सकते हैं अपॉन 2, इसको z माइनस 0 अपॉन k लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ से निकालिए पॉइंट। माइनस के बाद वाला पॉइंट होता है, ऊपर में माइनस के बाद कौन है, -1, तो ये हमारा पॉइंट हुआ। माइनस के बाद कौन है, -1, ये हमारा पॉइंट हुआ। माइनस के बाद कौन है, 0, ये हमारा पॉइंट हुआ। फिर डायरेक्शन रेशियो भी निकाल लीजिए, डायरेक्शन रेशियो, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो पता है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट तो 1 है, इसका मतलब नीचे वाला, यानी 2k निकल गया। इतना इन्फॉर्मेशन हमको दो लाइन से मिल गया, जो भी जानकारी था हमने निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा देखिए, स्ट्रेट लाइन ये वाला और ये वाला आर कोप्लेनर। क्या है, कोप्लेनर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर L1 एंड L2 आर कोप्लेनर, है ना।
तो जब दो लाइन कोप्लेनर होता है तो आप लोग इसके लिए कंडीशन जानते होंगे। जब दो लाइन कोप्लेनर होता है तो कंडीशन होता है डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या होता है? डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनांट के अंदर क्या लिखाएगा? डिटर्मिनांट का ये जो पहला रो है, इस पहला रो के अंदर क्या लिखते हैं? जब दो लाइन कोप्लेनर रहता है तो कंडीशन क्या है? डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनांट के अंदर भरना क्या है? तो डिटर्मिनांट का जो पहला रो है, उस पहला रो के अंदर लिखाएगा कि सेकेंड लाइन के पॉइंट में से फर्स्ट लाइन का पॉइंट माइनस करके लिख दीजिए, या फर्स्ट लाइन के पॉइंट में से सेकेंड लाइन का पॉइंट माइनस करके लिख दीजिए, जो आपको ठीक लगे, है ना। तो चलिए, सेकेंड लाइन के पॉइंट में से हम फर्स्ट लाइन का पॉइंट माइनस करके डिटर्मिनांट के फर्स्ट रो में लिखते हैं। लिखें? लिखिए। इस पॉइंट सेकेंड लाइन का पॉइंट ये वाला है, सेकेंड लाइन का पॉइंट ये वाला है, अब फर्स्ट लाइन का पॉइंट ये वाला है, माइनस करिए आपस में। तो -1 में से 1 को माइनस करेंगे तो -2 होगा। फिर -1 में से -1 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। मित्र समझें, जब दो लाइन कोप्लेनर रहता है तो एक लाइन के पॉइंट में से दूसरे लाइन का पॉइंट माइनस होता है। तो -1 में से 1 माइनस होगा तो -2 आएगा, -1 में से -1 होगा तो 0 होगा, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड लाइन में क्या लिखते हैं? सेकेंड लाइन में, सॉरी, यहाँ जो सेकेंड रो है और थर्ड रो है, इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या लिखते हैं? डायरेक्शन रेशियो। तो लिखिए, लिखिए आराम से, डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। बताइए डायरेक्शन रेशियो कौन सा है हमारा? पहला लाइन। लिखिए डायरेक्शन रेशियो। तो बताइए इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है हमारा? फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो यही ना है, क्या लिखाएगा? 2k2। आप फिर इसमें दूसरे वाले का डायरेक्शन रेशियो कितना लिखाएगा? 2k। मतलब यही कंडीशन होता है, जब दो लाइन कोप्लेनर हो तो पहले पॉइंट में से पॉइंट को माइनस कर दीजिए, अब फर्स्ट रो में लिख दीजिए, और उसके बाद दोनों का डायरेक्शन रेशियो लिख दीजिए। हो गया, लिख दिए। अब सॉल्व कर दीजिए इसको। अब इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। डिटर्मिनांट का एक्सपेंशन जानते हैं हम लोग। डिटर्मिनांट का एक्सपेंड उधर से करते हैं जिधर से ज़्यादा हम लोग को 0 रहता है। तो फर्स्ट रो के थ्रू करिए, यानी लिख दीजिए यहाँ पर एक्सपेंडिंग थ्रू R1 करिए। इधर से एक्सपेंड, इधर से एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के लिए हम लोग को साइन कन्वेंशन लिखना पड़ता है। तो सबसे शुरू में हो जाएगा प्लस, फिर होता है माइनस, और फिर होता है प्लस। तो करिए एक्सपेंड। तो एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। तो -2 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो -2 है जिस रो में उसको हटा दीजिए। एक्सपेंड करने आता है ना, ये -2 को एक्सपेंड कर रहे थे तो -2 इस रो में हटा दिए, इस कॉलम में हटा दिए। क्या बचा हमारा? -2 को लिखे ना, -2 को प्लस से गुना के तो -2 हो गया। फिर -2 जिस रो में उसको हटा दिए, जिस कॉलम में उसको हटा दिए, क्या बचा? k2k। क्या बचा? k2k। अब बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 0, 0 का आंसर 0 ही दे देगा। ये भी 0 है, 0 का आंसर 0 ही दे देगा। तो खत्म हो गया। इज इक्वल टू कितना है हमारा? 0। सॉल्व करिए। ये -2 उधर ट्रांसफर में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ये। तो सिर्फ ये बचेगा k2k इज इक्वल टू 0। हो गया ना। चलो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैसे सॉल्व होता है ये डिटर्मिनेंट? इनको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो k इंटू के कितना आ जाएगा? k² आ जाएगा। फिर माइनस लिखते हैं, इनको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, है ना। इनको इनसे मल्टीप्लाई करके हमने लिखा k², फिर माइनस डाला, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिखा 4। चलिए, तो ये k² इज इक्वल टू 4 हो गया। a² हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और रूट आपको जानते हैं प्लस माइनस दोनों में निकलेगा, यानी +-2। यानी हमारे पास k का वैल्यू एक बार प्लस में भी 2 है और k का वैल्यू हमारे पास माइनस में भी 2 है। यानी पहला जो कंडीशन क्वेश्चन में कहा था कि लाइन कोप्लेनर है, उस कोप्लेनर वाले से हमको k का वैल्यू
मिल गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। यहाँ तक समझ गए होंगे कि कोप्लेनर के लिए हम लोग क्या करते हैं। कोप्लेनर के लिए क्या रूल है, डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनांट के फर्स्ट रो में फर्स्ट एक लाइन के पॉइंट में से दूसरी लाइन का पॉइंट माइनस कर दीजिए, अब बाकी सेकेंड और थर्ड रो में दोनों का डायरेक्शन रेशियो लिख करके सॉल्व कर दीजिए। तो ये कोप्लेनर के कंडीशन का हमने यूज कर लिया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। पढ़े क्वेश्चन को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, तब कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम। अब कहता है उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए जिस प्लेन के ऊपर ये पहला लाइन भी हो और दूसरा लाइन भी हो। तो आप लोग अपने रेगुलर बैच में पढ़े होंगे या हम आपको भी समझाएंगे भी कि जब एक प्लेन पर दो लाइन कंटेन करता है तो उस तरह के प्लेन का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, शुरू करें। चलिए हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग, यहाँ थोड़ा कंटेनिंग का स्पेलिंग गलत हो गया है, इसको ठीक कर लीजिए। कंटेनिंग, है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस इज, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कि जब किसी प्लेन के ऊपर दो लाइन हो, मतलब कोई प्लेन जब दो लाइन को कंटेन करे, यानी कंटेन करने का मतलब कि उस प्लेन पर दो लाइन है, तब उस तरह के प्लेन का इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा। तो वही रूल है जो भी पढ़े थे, डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर, बहुत आसान है, चिंता मत करिए। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, ये क्वेश्चन का ये हमारा पहला लाइन है ना, ये हमारा पहला लाइन है और ये हमारा दूसरा लाइन है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए जिस प्लेन पर ये लाइन है और ये लाइन है ना। तो सुनिए, थ्योरी थोड़ा समझाते हैं। जब किसी प्लेन पर दो लाइन हो तो उसका इक्वेशन निकालने के लिए डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 0 करिएगा। अब डिटर्मिनांट के अंदर चीज लिखेंगे कैसे, तो देखिए बहुत आसान है। अब लिखने के लिए बहुत आसान तरीका है, कैसे लिखेंगे, एक काम करिए, जब किसी प्लेन पर दो लाइन हो तो डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनांट के ये जो पहला रो है, इस पहला रो में आप या तो इस पहला लाइन का न्यूमरेटर लिख दो या तो आप इस दूसरा लाइन का न्यूमरेटर लिख दो। दोनों में से कोई एक लिख दो, जो आपका मन करे। क्या हमने बोला, जब किसी प्लेन पर दो लाइन हो जाए और तब उस प्लेन का इक्वेशन निकालना हो तो उस प्लेन का इक्वेशन होता है डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनांट के पहला रो में क्या करिएगा, डिटर्मिनांट के पहला रो में इन दोनों लाइन में से किसी एक लाइन का न्यूमरेटर लिख दीजिएगा। बहुत आसान। तो चलिए हम पहला लाइन का ही लिख देते हैं न्यूमरेटर। तो पहला लाइन का न्यूमरेटर कितना है, x - 1 y + 1 और z लिख देते हैं, x - 1 y + 1 z। ठीक है। आप घर जा कर के, अभी हम पहला लाइन का लिखे हैं ना, आप घर जा कर के दूसरा लाइन का लिख के सॉल्व करिएगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, हमने पहला लाइन का लिख दिया, आप दूसरा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे या तो पहला लाइन का लिख के लेके चलो या दूसरा लाइन का लिख के चलो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब ये चले ठीक है, आपने तो पहला रो भरवा दिया, दूसरा रो और तीसरा रो में क्या भरेंगे, बहुत आसान।
दूसरा रो में उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखिए जिसका ये न्यूमरेटर है। किसका है? पहला लाइन का है ना, तो पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है? 2k2। यहाँ है ना डायरेक्शन रेशियो 2k2, लिख दीजिए 2k2। और ये तीसरा रो में जो हमारे पास एक और लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो लिखिए, है ना, एक और लाइन, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है? 2k, ये लिख दीजिए, बस हो गया 2k। मतलब दोनों में से किसी एक का न्यूमरेटर लिख लीजिएगा ऊपर में, और जिसका न्यूमरेटर लिख लीजिएगा नीचे में उसी का डायरेक्शन रेशियो लिखिएगा, और उसके बाद जो बच गया उसका दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिएगा यहाँ पर। हो गया। अब k का वैल्यू पता है, सॉल्व करिए। तो हमारे पास k का दो वैल्यू है, एक वैल्यू 2 है और एक वैल्यू -2 है। अब यहाँ भी एक लड़ाई है कि k का वैल्यू दोनों पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक पॉसिबल होगा, है ना। तो रख के देखते हैं, चलिए एक बार k का वैल्यू 2 रख के देखते हैं। चलिए पुट करिए, व्हेन k इज इक्वल टू 2। अगर हम इसमें k इज 2 पुट करें, देखिए क्या होगा। 2 पुट करेंगे तो x -1 हो जाएगा 2, ये y +1। अब यहाँ देखिए, यहाँ k आ गया तो 2 रखना पड़ेगा, और नीचे में भी 2 है, फिर ऊपर में z है, चलो कोई टेंशन नहीं, फिर यहाँ 2 है, कोई टेंशन नहीं, फिर नीचे में k आ गया, यहाँ 2 रखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए कितना अजीब बात हो गया। k का वैल्यू 2 रखने से डिटर्मिनांट का सेकेंड रो और थर्ड रो सेम आ गया, यानी डिटर्मिनांट का सेकेंड रो और थर्ड रो सेम होने का मतलब है कि डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इस पूरे डिटर्मिनांट का वैल्यू आ जाएगा 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से किसी भी प्रकार के प्लेन का इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जब k का वैल्यू 2 पुट किया तो इस डिटर्मिनांट का सेकेंड रो और थर्ड रो सेम, और जब डिटर्मिनांट का 2 गो रो या 2 गो कॉलम आप पढ़े होंगे, जब 2 रो सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 हो जाता है, और यहाँ भी 0 है, यानी यहाँ से किसी भी प्रकार के प्लेन का इक्वेशन नहीं निकला। याद रखिए, जब डिटर्मिनांट का 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो गया तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 0, यहाँ से तो कोई भी इक्वेशन नहीं निकला। तो यहाँ लिखेंगे नो एनी प्लेन एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्लेन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग दूसरा रख के देखते हैं, क्या था हमारा दूसरा? व्हेन k का वैल्यू क्या था? -2 रख के देखते हैं। तो रखिए, तो रखते हैं k का वैल्यू -2, तो कितना है देखिए, x -1 y +1 z, रखिए 2, फिर k का वैल्यू -2 है तो -2, फिर 2 आ जाएगा, फिर नीचे में रखिए 2, यहाँ k है तो k कितना आ जाएगा हमारा -2। इसमें सेम नहीं हुआ तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। और यहाँ से इक्वेशन निकालने के लिए एक छोटा सा काम कर दीजिए ना, थोड़ा डिटर्मिनांट का जो रूल होता है वो लगा दीजिए, या डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन डिटर्मिनांट का अगर रूल लगा दीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा। डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टी पढ़े थे ना आप, लगा दीजिए तुरंत बन जाएगा। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी जानते हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टी है कि रो को जोड़ सकते हैं, कॉलम को जोड़ सकते हैं। तो एक काम करिए ना, ये जो सेकेंड रो है और ये जो थर्ड रो है इसको आपस में जोड़ दीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कर दें, जोड़ दीजिए, जोड़िए, यानी x -1 y +1 और z जोड़िए। तो ये सेकेंड रो और थर्ड रो को जोड़िए, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, -2 और 2 कितना हो जाएगा 0, 2 और -2 कितना हो जाएगा 0, हो गया। तो इन दोनों को जोड़ के आप सेकेंड रो में लिखे हैं ना, तो थर्ड रो जैसे का तैसे छपा जाएगा। आप ये रूल जानते होंगे, आप ये सब, है ना। हमने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया आपको पता है ना, कि हमने R1 में R2 को जोड़ करके और R2 के जगह पे ही लिख दिया। मतलब ये सॉरी R2 में R3 जोड़ा हुआ है, R2 में R3 जोड़ा और R2 की जगह पर लिखा। मतलब इस रो को, दूसरा रो को और तीसरा रो को जोड़ दिया, मतलब R2 + R3 कर दिया और R2 के जगह पर हमने लिख दिया। और जिसके जगह पे लिखते हैं उसके बाद जो बच गया वो जस का तस हमारा छप जाता है। ये हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़े हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते थे, टेंशन नहीं लेना। लेकिन अब कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया।
अब कैलकुलेशन आसान इसलिए हो गया कि आप इधर से एक्सपेंड कर दीजिए सेकेंड रो के थ्रू, लिख दीजिए एक्सपेंडिंग थ्रू R2 करिए। तो एक्सपेंड करने के लिए इसका हमको पहले लिखना पड़ेगा साइन कन्वेंशन। तो साइन यहाँ क्या होता है, सबसे शुरू में तो प्लस होता है, यहाँ तो प्लस होता है और उसका उल्टा जाइए तो प्लस के बाद यहाँ क्या आएगा माइनस, तो यहाँ माइनस फिर उल्टा प्लस फिर उल्टा माइनस, है ना। साइन कन्वेंशन डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन करना आप लोग जानते हैं, सबसे शुरू में प्लस लिखते हैं और उसका उल्टा, तो प्लस के बाद यहाँ क्या हो जाएगा माइनस फिर प्लस फिर माइनस। हमने अगर इन दोनों में इस रो को और इस रो को नहीं भी जोड़ते तो हमारा क्वेश्चन बन जाता, लेकिन ऐसे करने से थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो गया। अब तो बन जाएगा, तो कर दीजिए एक्सपेंड। तो करिए 4 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब करिए -4 हमारा इस सेकेंड रो में हटा दीजिए और फर्स्ट कॉलम में हटा दीजिए, है ना। सेकेंड रो में है ना, और फर्स्ट कॉलम में हटा दीजिए। क्या बचा देख लीजिए, दिख रहा है ना ऊपर से y+1 z2 और -2, है ना। y+1 z2 और -2 बचा, मतलब जिसमें ये 4 है उस रो को भी हटा दिए, उस कॉलम को भी हटा दिए, जो बचा उसको लिख दीजिए। क्या बचा हमारे पास, बचा है हमारे पास y+1 z2 और -2 = 0। सॉल्व करिए। अब ये तो -2 उधर ट्रांसफर होकर 0 खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास y+1 2 z फिर -2 = 0। चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -2y और ये -2 हो जाएगा। फिर माइनस लिख करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2z हो जाएगा = 0। हमको तो लगता है सब में 2 कॉमन हो सकता है, तो सब में 2 से डिवाइड कर दीजिए ना, 2 से डिवाइड करिएगा तो ये -1 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -y हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये -z हो जाएगा। हमको लगता है माइनस भी मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि माइनस सब खत्म हो जाए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये माइनस +y+1 +z हो जाएगा। अब इसी को सीधा कर लीजिए तो हो गया y+z+1 = 0 आंसर। ये हमारा उस प्लेन का इक्वेशन हो गया जिस प्लेन पर ये पहला लाइन और दूसरा लाइन है। समझे, कुछ हम नहीं किए, फिर समझा देते, देख लीजिए। हमारा ये दोनों लाइन कोप्लेनर था, तो हमने कोप्लेनर वाला रूल लगा करके वहाँ से k का वैल्यू निकाल लिया। फिर क्वेश्चन में क्या कहा था कि उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए जिस प्लेन पर ये दोनों लाइन है, तो हमने आपको यहाँ समझाया कि कैसे लिखना है। हमने उसको लिख करके फिर k का वैल्यू हमारे पास 2 था, तो एक का वैल्यू 2 पुट किए तो कोई रिजल्ट नहीं दिया, और -2 पुट किए तो रिजल्ट आया। तो उस रिजल्ट को पुट करके फिर हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया। यहाँ पे आपको थोड़ा मोड़ा लग रहा हो, दिक्कत हो रहा होगा, है ना, कि सर इसमें क्या कर दिए। कुछ नहीं किए भाई, ये R2 में हमने R3 को जोड़ करके R2 की जगह पर लिख दिया है। मतलब ये R2 है और ये R3 दोनों को जोड़े हैं तो 2 2 4 हो गया। इसमें ये जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें ये जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। लिखे हैं R2 के जगह पे, यानी R3 में कोई परिवर्तन नहीं था तो हमने R3 को छाप दिया। ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कि रो को कॉलम को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसा करने से थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो हो गया। उसके बाद हमने जिधर से मैक्सिमम 0 रहता है डिटर्मिनेंट को उधर से एक्सपेंड कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन बन गया, है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, एक बार हम आराम से इसको पूरा दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, बढ़िया से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से फिर हमने यहाँ तक सॉल्व करते हुए गया। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसको एक बार आप देखिएगा बढ़िया ढंग से। हम थ्योरी सहित आपको हम इसमें समझाए हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का बोर्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो आप इसको बढ़िया ढंग से ट्राई करिएगा और समझिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोबारा मिलेंगे एक बढ़िया क्वेश्चन के साथ, है ना। तब तक आप इसको रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए रितेश मैथमेटिक्स चैनल, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।